सो फ्रेंड्स, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, हमेशा की तरह ये स्टूडियो गवाह है बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक 1 का। आज इसमें एडिशन हो रहा है शिवम मिश्रा। जी हाँ, शिवम मिश्रा ने एक इतिहास इस तरह से रचा कि न्यू सिलेबस, वो भी AFM, सब्जेक्ट का नाम क्या हो गया, AFM हो गया। AFM के पहले एग्जाम के पहले ऑल इंडिया रैंक 1 है। तो ये मेरे ख्याल से एक तरह का आप अचीवमेंट मान सकते हैं कि एक न्यू सिलेबस जिसका सबको डर था, सबका एक भय था कि भाई न्यू सिलेबस से कैसा होगा कैसा नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे तो इस डर के कारण एग्जाम ही नहीं दिए, और उसमें आप ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए। और उतना ही नहीं, हमारे सब्जेक्ट AFM में 90% सिक्योर करके इन्होंने बता दिया कि अगर सही मेहनत की जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। तो शिवम जी से मैं सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा, इनके मैंने पेरेंट्स से भी मिला, पेरेंट्स से भी इनसे मैंने बात की, एंड दे वर सो डाउन टू अर्थ। बहुत अच्छी इनकी परवरिश हुई है, मेहनत पे बहुत भरोसा रखते थे, बहुत डिवोशनल है ये। और एग्जाम खत्म होने के बाद इन्होंने पूरी रामायण की पाठ पढ़ी। मतलब एक इतना डिवोटेड मैंने आज तक स्टूडेंट को नहीं देखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो एग्जाम खत्म होते ही सोशल मीडिया में लग जाते हैं, बट इन्होंने अपना एग्जाम खत्म होने के बाद पूरी रामायण की पाठ पढ़ी है। तो ये बताता है कि ये कितना ज़्यादा डिवोशनल है। आई थिंक कहीं ना कहीं एक पावर इनके साथ थी जो इनको ऑल इंडिया रैंक 1 तक पहुंचाई। मेहनत सब करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा एफर्ट देता है वही आगे निकलता है। तो शिवन जी से सबसे पहले जानना चाहूंगा कि क्या आप रैंक की तैयारी कर रहे थे। इसमें मैं एड ऑन ये भी करना चाहूंगा कि फाउंडेशन में भी इनका रैंक था, इंटर में भी इनका रैंक था, फाइनल में भी इनका रैंक है ऑल इंडिया रैंक 1। तो पहले से ही इनके मन में था कि रैंक लाना है। फ्रेंड्स लोग भी बोलने लगे थे यार तेरा रैंक तो आना ही है, बट ही वॉज एक्सपेक्टिंग 10-12 रैंक तक एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑल इंडिया रैंक 1 डेफिनेटली एक ऐसी अचीवमेंट है जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मेहनत बहुत अच्छा किया था इन्होंने। तो शिवम जी सबसे पहले बताइए कि एक जर्नी के बारे में बताइए कि आपका जब इंटर क्लियर हुआ और यहाँ तक की जर्नी थोड़ा बताइए, ताकि स्टूडेंट्स अपने आप को रिलेट कर सके और कहीं अगर वो प्लानिंग में कुछ कमी रह रहे हैं तो उसको पूरा कर सकें। तो सर, जब CA इंटरमीडिएट की भी मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा प्लान तो यही था कि रैंक लानी है। बट हुआ ये, जब मेरे जुलाई के अंदर एग्ज़ाम्स थे तो मई के अंदर मुझे कोविड हो गया। तो मेरा 1-1.5 महीना पूरा ही वहीं चला गया। तो सारी प्रिपरेशन तो ऐसा हो गया था कि अब पास भी हो जाएंगे नहीं होंगे। तब भी मैंने एग्ज़ाम दे दिए थे कि भगवान भरोसे कि पास तो हो जाएंगे चाहे नहीं होंगे। हमने मेहनत करी है तो कुछ रिज़ल्ट तो आएगा ही। तो उसके अंदर तो रैंक 20 आई थी, जब फिर काफ़ी खुशी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने आर्टिकलशिप के लिए जर्नी स्टार्ट करी। तो मेरी आर्टिकलशिप बिग 4 से लग गई। फिर वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो 1-1.5 साल तो तब भी ऐसा ही था कि कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि आदमी काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि बाकी पढ़ाई पे उतना नहीं दे पाता फोकस। बट फिर लास्ट ईयर अराउंड जून से मैंने ये कर लिया था तैयारी कि अब तो तैयारी करनी है और फाइनल्स पे ही मेन ध्यान देना है। काम को अब थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। तो जून से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी अराउंड। फिर मैंने सारी क्लासेस ख़त्म कर ली थी नवंबर में, और दिसंबर से मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी। और डेली का मेरे पास प्लान था, मतलब स्टार्टिंग से ही मैंने प्लान कर लिया था कि 4 रिविजन्स तो करनी ही करनी है जो स्टडी लीव्स हैं। तो वो प्रॉपर मैंने पहले 5.5 महीने का प्लान बना लिया था। उसके बाद मैंने एक मंथली प्लान बनाया। फिर मैं एक सब्जेक्ट का प्लान बना लेता था कि ये सब्जेक्ट 15 दिन में मुझे ख़त्म करना है। तो उस 15 दिन के हिसाब से फिर डेली का प्लान बन जाता था मेरे पास। तो उसकी एक एक्सेल शीट मैंने बना ली थी, और डेली मैं सुबह रात में सोने से पहले देख लेता था कि कल क्या करना है। और फिर जब रात में अगले दिन सोने से पहले उसको मैं ग्रीन करता था कि हाँ ये हो गया है। और जो टारगेट्स भी मैंने रख रखे थे, तो सारे सब्जेक्ट में मेरे 80+, 90+ यही टारगेट थे कि इतने मार्क्स लाने ही लाने। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने कोई चैप्टर पढ़ा है तो इसका क्वेश्चन आएगा तो हाफ मार्क्स मिलेंगे तो चल जाएगा। ऐसा है कि अगर मैंने पढ़ा है कोई चीज़ और उसका क्वेश्चन आता है तो मेरे फुल मार्क्स आने चाहिए उसके अंदर। तो ऐसे तैयारी करी मैंने, 10 से 12 घंटे कंसिस्टेंट था। और फैमिली फंक्शन भी बीच में आया था एक 10-12 दिन का, जिसमें फैमिली सारी चली गई थी होम टाउन। बट मेरा ये था कि मुझे तो अभी जा नहीं सकता, तो मैं 10-12 दिन घर में अकेले भी था बीच में। तो ये सब आपको करना पड़ता है तैयारी में, और 10 से 12 घंटे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और ब्रेक्स की अगर मैं बात करूँ, अगर आप वो शीट देखोगे भी मेरा स्टडी प्लान, तो आपको खाली एक दिन मिलेगा कि एक दिन ही खाली गैप है उसके अंदर। बाकी आपको डेली का मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में मैंने क्या पढ़ाई करी है। तो ये चीज़ें प्रॉपर प्लानिंग करोगे और टारगेट्स हाई रखोगे तो सब कुछ अचीवेबल है। वेरी गुड। मतलब प्लानिंग
इज द की। वो कहते ना, ये दुनिया दो बार बना था, एक बार दिमाग में और एक बार सही मायने में जब वो इम्प्लीमेंट किया गया था। हर चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए, तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना किसी प्लानिंग से चल रहे हैं। इनका जब मैंने सुना, ये एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चले, थोड़ा शॉर्ट टर्म और एकदम शॉर्ट टर्म, मतलब 15-15 दिन की भी प्लानिंग इन्होंने की कि अपने आप को इवेलुएट करे कि भैया मेरा कहाँ तक प्रोग्रेस है। और उस बीच में इन्होंने सिर्फ एक दिन की छुट्टी ली, और मेरे को लगता है उस दिन भी आपने कुछ पढ़ाई की होगी जरूर। नहीं सर, वो ऐसा था कि 31 दिसंबर था तो मन नहीं लग रहा था मेरा ज़्यादा पढ़ाई में। तो एक दिन की इन्होंने ऑफ ली, एंड डेफिनेटली वो ये डिजर्व करते थे, क्योंकि ये ऐसा इन्होंने प्लानिंग रखा कि एक भी दिन इनकी इन्होंने छुट्टी नहीं ली। तो ये डेडिकेशन है। साथ साथ ऐसा नहीं है कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बहुत बार ये हताश भी हुए होंगे, निराश भी हुए होंगे। अभी आपने देखा सुना कि कोविड होने के बावजूद भी ये इंटर का एग्जाम दिया और ऑल इंडिया रैंक 20 लेकर आए। तो मेरा जरूर मानना कि फाइनल में भी किसी वक्त ऐसा लगा कि यार नहीं हो पा रहा है, अटेम्प्ट डिले कर देते हैं, एक ग्रुप दे देते हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपको निराश कर रही है, और आपने उस पर किस तरह से ओवरकम किया? तो सर ऐसा दिन आता ही आता है कि मंथ के अंदर 2 से 4 दिन आपको आएगा कि कुछ भी हो नहीं रहा है आपके फेवर में, या आप पढ़ रहे हो तब भी क्वेश्चन भी आपके किए हुए सॉल्व होते नहीं है किसी किसी दिन। मतलब आपने 4 बार भी करा होगा तब भी आपको याद नहीं आ रहा होता ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो वो होता है कि फिर ऐसा अगर कोई दिन आता है तो मैं शाम को अपने, मेरे एक जो दोस्त थे वो भी साथ में तैयारी कर रहे थे फाइनल्स की, तो मैं उनसे बात कर लेता था तो काफ़ी अच्छा लगता था। वो भी मोटिवेट करते थे कि हाँ कर लेगा तू, अच्छा है, हो जाएगा। तो वहाँ से अच्छी मोटिवेशन मिलती थी और मूड भी फ्रेशन अप होता था। तो वहाँ से मोटिवेशन मिलती थी, फिर नेक्स्ट डे फिर से मैं बैक ऑन ट्रैक आता था और फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करता था पढ़ाई की। और जब न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस का जो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज रहा, वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी यार कि किस तरह से तैयारी करनी है, क्या नहीं करनी है। पहले हो सकता था कि आप 8 पेपर की तैयारी कर रहे हो, फिर अचानक से 6 करनी पड़ रही हो। तो वो भी माइंड को बहुत ज़्यादा स्थिरता लानी की ज़रूरत होती है जब इतनी डायनामिक चेंजेस आती है। उस समय आपने आपको कैसे आपने रीप्लान किया? डेफिनेटली आपने एक प्लानिंग की होगी पहले, लेकिन जब न्यू सिलेबस आया होगा तो आपको एक बार रीप्लान जरूर करना पड़ा होगा। बिल्कुल सर, 2 चीज़ें थी, 2 इशू आए थे हमारे अटेम्प्ट में। एक तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था न्यू स्कीम का, तो एक वो इशू था, और दूसरा था कि वो लग रहा था कि इलेक्शंस की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे। तो वो 2 इशू थे। तो मेन था कि अगर न्यू कोर्स का तो ऐसा था कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन तो था नहीं कि आप ओल्ड में दोगे या नए में दोगे। तो यही था कि जो भी इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम लेगा, जो भी पैटर्न है, हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है। जो भी कोर्स मटेरियल अगर न्यू भी चीज़ें कुछ दी है तो वो आप कवर करो। ऐसा कुछ नहीं है कि पुराना है तो कुछ नया दे देंगे, ये वही सेम ही चीज़ है। मतलब सारे जो कोर्स भी था ऑलमोस्ट सेम था, मतलब कुछ चीज़ें एडिशन हुए हैं और कुछ डिलीशन हुए थे। तो कोर्स के अंदर ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं थी और उसी हिसाब से तैयारी थी। और जो उसका था कि लोकसभा इलेक्शंस की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, तो मेरे पास 2 प्लान रेडी थे कि अगर मेरा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाते हैं तो मैं 7 रिवीजन का प्लान बना लिया था कि अगर होते हैं तो 7 कर लेंगे, नहीं है तो 4 का मेरा ऑलरेडी प्लान था कि मैं अप्रैल तक 4 तो कर ही लूँगा आराम से। तो वो चीज़ थी कि एग्ज़ाम फिर पोस्टपोन नहीं भी हुए तो 4 का मेरा ऑलरेडी प्लान था, तो मुझे ऐसा कोई इशू उसमें लगा नहीं। बल्कि खुशी थी कि एग्ज़ाम हो जाएंगे जल्दी तो ठीक है, वरना और एग्जॉस्ट हो जाएगा, ज़्यादा ही पड़ता है तो और आदमी। तो वो चीज़ है, वो काफ़ी सही था कि एग्ज़ाम टाइम पे लिए इंस्टीट्यूट ने वो, और फिर रिजल्ट भी है। तो सबसे पहला क्लासेस आपने एसएफएम का लिया था? बिल्कुल सर, सबसे तो पहले हम से। जस्ट देख रहे थे डिटेल्स अपना। मैंने आपको बोला भी था कि जब हम लोग जब एडमिशन्स लेते हैं तो हम लोग बच्चों की डॉक्यूमेंटेशन और इंटर की मार्कशीट वगैरह मंगवाते हैं। तो बहुत बहुत पहले आपने ले लिया था लेकिन बिल्कुल एसएफएम, सर, बिल्कुल सर, आई थिंक 2-2.5 साल पहले। बिल्कुल सर। तो डेफिनेटली, तो आपको जब हमने एसएफएम की शुरुआत कराई टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, बिल्कुल। तो वो आपको कैसा लगा कि उससे जब हमने लिंक कराया इक्विटी और बॉन्ड को, तो व्हाट वाज दैट लिंकेज? आपको ऐसा लगा कि नहीं ये मुझे आता था, डेफिनेटली आपका इंटर में रैंक था, या आपके लिए एड ऑन था, या आपको लगा यार ये तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है? क्या आपने महसूस किया? तो सर ऐसा था कि मेरे को मैथ्स वाले सब्जेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। तो वो चीज़ थी कि मैथ्स में तो काफ़ी इंटरेस्ट था, पर जैसे आप बता देते थे, एक तो स्टार्टिंग में टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया और स्टॉक मार्केट की भी नॉलेज हो गई। तो वो दोनों चीज़ जब स्टार्ट में लिंक हो जाती है तो एक बार सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन जाता है। और एक बार आपको बस इंटरेस्ट बनाने की बात है, एक बार इंटरेस्ट बन गया तो फिर सब्जेक्ट बहुत ईजी हो जाता है। तो यही मेरा पूरे सीए फाइनल में था, सारे सब्जेक्ट में मेरे को इंटरेस्ट आ गया था कि हाँ ये पढ़ के मज़ा आ रहा है। और अगर एक बार आपको सब्जेक्ट में मज़ा आने लगा तो फिर उसका कोई स्टॉप ही नहीं है, फिर आप करते ही जाओ जितना हो सकता है। जो हम क्लास में कहते थे स्टार्टिंग क्लास में कि डीमैट अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज बना रहेगा और इंटरेस्ट बना रहेगा। तो आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया कि नहीं खुलवाया, और कब खुलवाया?
मैंने जैसी क्लासेस ली थी तो उसी के कुछ टाइम बाद ही मैंने खुलवा लिया था, पहले नहीं था मेरे पास। अच्छा, तो और क्लासेस के बाद आपने डीमेट अकाउंट बिल्कुल सर। खुलवाया। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आप किस किस कंपनी के मालिक हैं, कोई एनुअल जनरल मीटिंग आया कि नहीं आया, क्या आपने कोई वोटिंग पावर का रिक्वेस्ट आया कि नहीं आया, कुछ इस तरह की बात बताइए ताकि लोग मोटिवेट हो सके कि नहीं, लर्निंग तभी हो पाएगी जब प्रैक्टिकल नॉलेज आपको अच्छा मिलता है, तब आपको क्वेश्चन करने में भी आसानी होती है। तो वही जब सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर चल रहा था तभी मैंने खरीद लिए थे काफ़ी शेयर्स। वोडाफोन के लिए थे, आईटीसी के लिए हुए मैंने काफ़ी, और पीएसयूज़ के भी हैं मेरे पास काफ़ी स्टॉक्स। तो एनुअल जनरल मीटिंग के भी मेल आते हैं, डिविडेंड भी आता रहता है मेरे को रेगुलर। तो वो चीज़ें काफ़ी आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देती है। वोटिंग के लिए आता है कि आपको ई वोटिंग करनी है यहाँ पे, इस डेट से इस डेट तक आपको करनी है, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये आपको जब क्वेश्चन आप जब रीड करते हैं इक्विटी शेयर के ऊपर, ये प्राइस है, ये बॉन्ड है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है यार ये सब तो मैंने किया हुआ है, बिल्कुल। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप आगे चलकर जो फाइनेंस एक करियर है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, आगे चलकर आप क्या सोच रहे हैं कि भाई मैं इसमें भी कुछ अपने इंटरेस्ट को डेवलप करूं ताकि इन टॉप द लाइन मैं एक सीएफओ पोजीशन को टारगेट कर रहा हूं या मैं एक अकाउंटिंग पोजीशन को टारगेट कर रहा हूं, तो आपको एक टारगेट क्या है आफ्टर दिस एसएफएम सब्जेक्ट? मेरा मानना है कि एसएफएम एएफएम सब्जेक्ट में बहुत पोटेंशियल है, इस सब्जेक्ट में अपने आप में बहुत पोटेंशियल है, हर एक चैप्टर अपने आप में करियर ऑप्शन है। आप चाहे पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाइए, म्यूचुअल फंड मैनेजर बन जाइए, जो हम क्लास में बताते थे, जो बड़े बड़े लोग जो हमारे ही प्रोफेशन के लोग आगे बढ़े, तो क्या वो मोटिवेट करता था? क्या किस तरह से आपको मोटिवेट करता था वो? तो सर ये वही है कि हम जैसे ऑफिसेज भी जाते हैं, लिस्टेड क्लाइंट्स के ऑडिट करते हैं, तो सीएफओस को देखते हैं तो वो काफ़ी टॉप लेवल पे हैं और अच्छी पोजीशन है उनकी, और बहुत अच्छी इनकम भी मिलती है, उनके पैकेजेस बहुत हाई रहते हैं, और कुछ ही कम टाइम के अंदर भी मैंने देखे हैं कि 10 से 12 साल में भी अच्छे अच्छे सीएफओ बने हुए हैं। तो वही चीज़ है कि आपको अगर करना है कुछ अच्छा तो नॉलेज हर सेक्टर की तो होनी चाहिए, कि अगर आपको सीएफओ बन रहा है या फाइनेंस है तो हर चीज़ की आप नॉलेज लोगे। ऐसा नहीं है कि अगर खाली अकाउंट्स की ले ली तो उससे चल जाएगा। आपको अगर कंपनी चलानी है तो हर चीज़ की आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहती है, और इंटरेस्ट भी आता ही है। आप ऐसा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपको खुद ही इंटरेस्ट आएगा। और आजकल तो आप देखती हो कि स्टॉक मार्केट तो मतलब कोई अगर नॉर्मल ले मैन भी है वो भी आजकल इन्वेस्ट कर ही रहा है। तो वो चीज़ है, आजकल तो काफ़ी ट्रेंडिंग में है अभी चीज़ें। ये बड़ा देखने में आया है कि बच्चा ऑडिट में 40s ला रहा है, बिल्कुल अकाउंट्स में भी कम, और एएफएम के वजह से पूरा ग्रुप क्लियर हो जा रहा है। तो एएफएम डेफिनेटली करियर ओरिएंटेड है। अभी हमने बात किया कि आगे चलकर बहुत अच्छा यहाँ पे करियर ओपन होता है। एएफएम को क्या मैं पहले से मान के चलूँ कि मेरा ये स्कोरिंग रहेगा और इस पर मैं जरा सा भी लीनियंसी ना बरतूँ और इसको बार बार प्रैक्टिस करूँ, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये चैप्टर ग्रिप में आ जाता है, फिर आपका एएफएम में एग्जामिनेशन तो पक्का है, साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स भी आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं अगर सेट ऑफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो। सर मेन चीज़ वही है कि अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखोगे, 5 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, बट इशू क्या आता है कि एफआर के अंदर थोड़ी थ्योरी भी चीज़ें आ जाती है, तो स्कोर करना इतना इजी नहीं है। सेम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि आपके अगर प्रोविजंस थोड़े से भी गड़बड़ हो गए तो वो पूरे मार्क्स चले जाते हैं। बट एएफएफ क्या है, आपका कोर्स भी काफ़ी छोटा है, खाली 15 चैप्टर्स है जिसमें से 5 तो थ्योरी है, तो 10 चैप्टर है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, और सेम क्वेश्चंस भी बहुत रिपीट होते हैं। जो बुक के अंदर क्वेश्चन है वही आपको, अगर आप May 24 का पेपर भी देखोगे तो वो ऐसा लग रहा था जब पेपर देखा कि ये तो सब बुक से आया हुआ है, बस आपको लिखना है। तो वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहती है, और एएफएम में टारगेट ही था मेरा कि 90 लाने हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है वो चीज़। हाईएस्ट मार्क्स आपका Highest में। एएफएम में ही आया है। बिल्कुल सर। तो ये भी एक हम लोग की उपलब्धि है। बाकी हमारे स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 भी आए हुए हैं, और रैंक 1 में एक और एडिशन हुआ है। तो मेरा मानना आज हमारे जितने भी रैंक 1 होल्डर्स स्टूडेंट हैं वो कोई अमेरिका में है, यूएसए में है, मैकेंजी कंपनीज के पार्टनर, कोई हांगकांग में है, एचएसबीसी बैंक, कोई इंडिया में ही बहुत अच्छी पोस्ट में है। तो मेरा मानना है कि आगे चलकर हम आपको भी एक बहुत अच्छी पोस्ट में देखेंगे, और आपके पास भी बहुत सारे अभी इंटरव्यूज़ कॉल आने वाले हैं, आपको भी कंपनीज हायर करेगी बिकॉज बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है। और अगर कोई कंपनी भी सुन रही है तो मेरे ख्याल से आप यू विल द फर्स्ट चॉइस फॉर ऑल द कंपनीज जो भी आप जैसे स्टूडेंट्स को देख रही हैं। और आई होप आपका यहाँ से जो सक्सेस स्टोरी है शुरू हो। जो आपके पेरेंट्स, मैंने देखा आपके पेरेंट्स बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत मतलब अच्छे से आप लोगों को पूरा सपोर्ट किया है। अब आपका काम है कि अपने पेरेंट्स को एक अच्छी स्टैंडर्ड लिविंग दें, और मेरा मानना है कि आपने वो कर दिखाया है और आगे भी आप कर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही सक्सेस स्टोरी है।
इन्होंने किस तरह से क्लासेस ली और किस तरह से इन्होंने और इन डेप्थ प्रिपरेशन की, उसके लिए हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ अलग वीडियोस बनाएं ताकि आप उसको भी देखकर इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को समझ पाएं। आपकी जो प्लानिंग शीट है, आर यू रेडी टू शेयर दैट? यस मेरी No पर्सनल लैपटॉप पे है, मैं शेयर तो कर नो दूंगा। इश्यूज। तो आपको मैं ये इनकी जो प्लानिंग शीट है आप शेयर कीजिए, डेफिनेटली आप उसको कॉपी मत कीजिए पूरा बिल्कुल। एग्जैक्टली। आप देखिए कि भाई इससे मैं कितना कितना चीजें ले सकता हूँ, बिकॉज सबका अलग अलग प्लानिंग होता है, सबकी अलग अलग एक रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप इनकी प्लानिंग शीट से समझ सकेंगे कि ये जस्ट रैंक 1 इज नॉट लाइक कि नेक्स्ट डोर बॉय था रैंक 1 बन गया। उसके लिए इन्होंने बहुत 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 मेहनत की और वो प्लानिंग दिखाएगा। एक दिन की छुट्टी और एक भी दिन का गैप नहीं, हर दिन उन्होंने अपने प्लानिंग के हिसाब से पढ़ाई की और आज इस मुकाम तक पहुंचे कि बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े लोग इनको इनसे इंटरव्यू ले रहे हैं। अभी न्यूज़पेपर वाले भी आए थे, अभी मीडिया हाउस भी आए थे। तो दिस इज़ अ फेम विच यू शुड एंजॉय और इन्होंने ये डिजर्व किया है और आप भी इतना डिजर्व कर सकते हैं। शिवम जी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा गाइडेंस में सपोर्ट करेंगे और मैं भी चाहूँगा शिवम जी को कि आप जो अदर सब्जेक्ट्स के गाइडेंस है वो भी एक वीडियो बनाएं ताकि उसको भी हम अपने चैनल में लोड कर दें। बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड आपको भी और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उसके लिए मैं आपको विशेष कहता हूँ और हमेशा टच में रहिएगा। बिल्कुल सर। आप से मैं रेगुलर बातें करता रहूँगा और जो भी आपकी अचीवमेंट होगी मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता रहूँगा। बिल्कुल सर। ठीक है, क्योंकि बच्चे जानना चाहते हैं कि आफ्टर रैंक 1 व्हाट, बिल्कुल। तो वो मैं चाहूँगा कि आपकी अचीवमेंट लोग जाने आगे चलकर। तो इन रेगुलर इंटरवल आई विल बी कीप टॉकिंग टू यू। ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, 2 मिनट है आपके पास। जी हाँ, मुझे पता है कि 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 2 मिनट में लिया हुआ फैसला क्या पता जिंदगी बदल दे। सीएमए स्टूडेंट्स कमाल कर रहे हैं। मैं आदित्य जैन, मैं आपका सीएमए इंटर पेपर नंबर 11 का एफएम एंड बीडीए का फैकल्टी, पेपर नंबर 14 सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फैकल्टी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चलती, उसी तरह से बिना फाइनेंस के बिजनेस की कल्पना करना मुश्किल है। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर अच्छी हो किसी कंपनी में तो कंपनी फर्श से अर्श तक पहुंच जाती है, और अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं हो तो कंपनी अर्श से फर्श तक आने में टाइम नहीं लगता। हम अपनी क्लास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट से लिंक करके पढ़ते हैं, तभी तो हमारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आते हैं। कितनी बार हमारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 सीएमए फाइनल में लेके आए। रॉबिन सिंगला, निखिल रेड्डी, पीयूष गुप्ता और न जाने कितने स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक लेकर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और नहीं सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 1 बट 90% मार्क्स सिक्योर करके हमारे कितने स्टूडेंट्स ने ये बता दिया कि अगर सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी हो तो 90%, 95%, 98% मार्क्स लाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है विद ऑल इंडिया रैंक। न कि सिर्फ ऑल इंडिया रैंक और न कि सिर्फ मार्क्स, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स बड़ी से बड़ी कंपनी आज मैनेज कर रहे हैं। चाहे वो ओएनजीसी क्यों ना हो, चाहे वो पीएफसी क्यों ना हो, चाहे वो गेल क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्यों ना हो, आज हमारे स्टूडेंट्स हर एक कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और एज ए स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स को एनुअल जर्नल मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ते हैं। एनुअल जर्नल मीटिंग की इनविटेशन बताता है कि हमारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ना चाहते हैं। उनको डिविडेंड मिलता है, जहां पर हम डिविडेंड चैप्टर की कल्पना करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम क्लास में बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, वहीं हमारे स्टूडेंट उसको प्रैक्टिकली भी करके यह देख पा रहे हैं कि एक्चुअल में बुक्स में ये सारे कॉन्सेप्ट क्यों आए हैं। वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर करना ही बताता है, इतना अच्छा अचीव करना बताता है कि अगर ठान ली जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। वो कहते हैं ना, वक्त का तकाजा है लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स, हो जाइए तैयार 1000 से ज्यादा कॉन्सेप्ट, 1000 से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए मोस्ट एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ सीएमए फाइनल एंड इंटर पेपर एवर इन द वर्ल्ड, जो हमारी क्लास में आपको मिलता है। तो इंतजार किस बात की,
आइए और अपने फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को जीने की कोशिश कीजिए, जिससे आप अपने सपने पूरे करें और जिंदगी की ऊंचाइयों को छुएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।